नमस्कार। संसद में नेता लोग परिसीमन के नाम पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं। सबके अपने तर्क हैं। इन सारे तर्कों से अलग हम इसका एकदम अलग पहलू जो इन पार्टियों से ज़्यादा आम जनता से जुड़ा है उस पर चर्चा करेंगे, उसको सामने रखेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला कहीं ज़्यादा है इससे, मतलब पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरेस्ट क्या है इसको समझेंगे। ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि उत्तर भारत में बहुत सारे बीजेपी के भक्त रहते हैं तो इनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये ज़्यादा सांसद चुन लेंगे। जब ये सांसद चुन लेंगे मतलब आप सोचिए यूपी में सीटें बढ़ गई, बिहार में बढ़ गई, मध्य प्रदेश में बढ़ गई, जिनको कोई गोबर पट्टी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इनकी तरफ से तो प्रतिनिधित्व ज़्यादा आ जाएगा। और जिन राज्यों ने आबादी कम रखी है, केरल सेरल वगैरह वगैरह, वो लोग बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो इस वजह से ये कहा गया कि भैया जो बच्चे ज़्यादा पैदा करें, अभी तक तो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे, अब आप ये कह रहे हो जो बच्चे ज़्यादा पैदा करे संसद में उसको ज़्यादा पावर मिलेगी। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, इसको समझ लेंगे लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे। हमारा मसला दूसरा है। हमारा मसला है हमसे और आपसे जुड़ा हुआ। हमारा मसला ये है कि हमारी जेब कैसे कटेगी। हमारा मसला ये है कि इस देश में ये नया जो हो रहा है इसके पीछे मकसद क्या है और ये कहाँ तक सीधे सीधे परिसीमन से जुड़ा हुआ और उससे भी ज़्यादा राजनीति से भी ज़्यादा ये एक अलग लेवल की राजनीति हो रही है जिसमें हम कंसीडरेशन में नहीं हैं भारत के लोग। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परिसीमन क्या है इसको समझ लें। होता क्या है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल बाद आप ये देखना कि भाई आबादी बढ़ गई है तो लोकसभा की सीटें बढ़ा देना, क्योंकि एक सीट में एक हद से ज़्यादा नागरिक नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद ये था कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की बात संसद में पहुंच सके और संसद में बात रख सकें। तो आप कहें बड़ी अच्छी बात है। पहले मान लीजिए नोएडा में कुछ था नहीं, अब नोएडा में जो है वो गांव थे, अब वहाँ पूरा नोएडा बन गया। 76 में तो कुछ नहीं था, अब वहाँ पे अलग अलग कॉलोनियाँ बन गई, बहुत सारे सेक्टर बन गए, दूर दूर तक फैल गया। सीट एक की बनी हुई है। खेत थे जहाँ पे, वहाँ पे आबादियाँ बस गई मल्टी स्टोरी, सीट एक ही बनी हुई है। तो आपके दिमाग में वो तर्क आएगा कि हाँ सीटें बढ़नी चाहिए, नेताओं के दिमाग में भी वही तर्क आ रहा है सीटें बढ़नी चाहिए, और उसी के आधार पर ये परिसीमन की बात कर रहे हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ से हम शुरू करते हैं, अभी बहुत डिटेल्स आएंगे कि सीटें बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया होगा, उस संविधान में क्या था? उस संविधान में सिस्टम ये था कि भैया लोग जब आएंगे कहीं किसी इलाके से चुन के तो उस इलाके की आवाज़ उठाएंगे, उस इलाके की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का सांसद होगा तो मध्य प्रदेश के हितों की बात करेगा, है ना। ग्वालियर का सांसद होगा तो ग्वालियर के हितों की करेगा। उत्तर प्रदेश वाला होगा तो उत्तर प्रदेश की बात करेगा, इलाहाबाद की बात करेगा। तो अगर इलाहाबाद के अंदर 4 सीट हो जाती हैं, 5 सीट हो जाती हैं, तो वो चारों पांचों अलग अलग इलाकों के नैनी झूसी वाले वो अपना अपना अलग बात करेंगे, है ना। तो मकसद क्या था संविधान का कि ये जो संसद में मजलिस लगेगी, जो लोग बैठेंगे, ये अलग अलग राज्यों से चुन के आएंगे और अपने अपने फायदे की बात करेंगे। क्या हुआ ये है कि इस 75 सालों के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने उन सारे लोग जो चुन के आते थे उनकी अपनी पावर को काट दिया। उनकी पावर काट के और निकाल ली और अपने पास रख ली। यानी अब जो है सारी पावर किसके पास में? पार्टी के पास में। आज की तारीख में जो मोदी शाह कहेंगे वही इलाहाबाद के सांसद को बोलना पड़ेगा, भले ही वहाँ की जनता की आवाज़ कुछ भी हो। आज की तारीख में जो राहुल गांधी कहेंगे कांग्रेस के सांसद को वही बोलना पड़ेगा, जनता की आवाज़ कुछ भी हो। अगर वो इसके खिलाफ जाता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, क्योंकि राजीव गांधी बना के चले गए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। पार्टियों का तंत्र स्थापित हो गया है। अब जैसे इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए कांग्रेस पार्टी भी चुप रही, कांग्रेस बीजेपी चुप रही, दोनों को आता हुआ माल अच्छा लग रहा था। और यह था कि पार्टियों को उसमें सुप्रीमेसी रखी हुई थी और पार्टियों के पास जो चंदा आएगा उसका ऑडिट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इतनी महान चीज़ें बनी, संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने कुछ, और इन पार्टियों ने उस पर कर लिया कब्जा। अब तो चुनाव ही सांसद जनता के हित के ऊपर नहीं लड़ता है, वो लड़ता है जिसको बना के भेज दिया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, सीधे ऊपर से आए ना, ये तो पैराशूट मुख्यमंत्री, इनको की जनता ने तो चुना नहीं है।
इनको विधायकों ने चुना है और विधायकों को ऊपर से हाईकमांड ने चुना है। किसी विधायक की हिम्मत नहीं है कि, तो ऐसे में भाई संसद में आप 500 सांसद भेजो या 800 भेजो या 8000 भेजो, संसद में आवाज किसकी उठाएंगे, वो बोलेंगे किसकी? गोंडा की कितनी बार आवाज उठाता है वो निशिकांत दुबे, वो राहुल गांधी के बारे में बोलता रहता है, ये सब बोलता रहता है, नेहरू के बारे में बोलता रहता है, क्योंकि पार्टी से उसको इसीलिए टिकट मिला, अगली बार से फिर टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो परिसीमन का मूल जो भावना थी वो क्या थी? तो भाई देश के हर कोने को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, अभी जो मसला आया, मसला यह है कि साहब अलग अलग राज्यों से समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आपको देखने में ये बात बड़ी जेन्युइन सी लगती है। तो 76 में जब इसको टाला गया, एक सोचने की बात है, अगर हम देश तो एक ही है ना, 1976 में हमने परिसीमन को रोक दिया 25 साल के लिए। बोले अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले इसलिए नहीं होगा कि यार ये जो परिसीमन हो रहा है, अभी हम तो आबादी कंट्रोल करने पे ध्यान दे रहे हैं। इस परिसीमन में जो हमारी व्यवस्था है उसमें यह है कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसको संसद में वजन बढ़ जाता है। तो ये सोच के 75 में 25 साल के लिए उसको बंद कर दिया गया। लेकिन 25 साल में इस देश की राजनीति ने कोई रास्ता निकाला ही नहीं कि भैया परिसीमन अगला हो तो उसमें कैसे राज्यों की पावर को बैलेंस किया जाए। सीधी सोचने की बात थी। 25 साल हो गए, उसके बाद अटल जी की सरकार थी 2001 में, 76 के बाद में। अटल जी ने देखा कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जब हमने किया नहीं है तो हम परिसीमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि भाई ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को नाजायज़ फ़ायदा ना मिले, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसको नाजायज़ फ़ायदा ना मिले। तब तो उन्होंने कहा यार 25 साल के लिए और टालो, अभी इसमें काम नहीं हुआ है। अब उन 25 साल में जो काम होना चाहिए था वो 25 साल 2026 में ख़त्म हुए। इस 25 साल के अंदर आधा कांग्रेस का राज, आधा मोदी जी का राज। इन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया, जिसके कारण एक व्यवस्था बन पाती लेजिटिमेट, जिसमें कम बच्चे पैदा करने वाले राज्यों को की पावर नहीं छिनती है। संसद में हर राज्य की पावर होती है। तो इस पूरी व्यवस्था के बीच में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अब इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा आगे जाके सोचते हैं कि भाई अगर ज़्यादा वाले राज्य में, अब बीजेपी का इंटरेस्ट क्या है? बीजेपी का इंटरेस्ट ये है कि भैया उसको जहाँ के लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, वो गरीब राज्य थे, गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, स्थापित फैक्ट है। अनपढ़ लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो बोले अनपढ़ और गरीबों वाले राज्यों में तो हमारा जलवा है, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी तो संसद में हमारा बहुमत अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें आएंगी, बिहार से ज़्यादा सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो क्या होगा? इनका बोलबाला हो जाएगा संसद में। और इन्हीं राज्यों में बीजेपी का बेस ज़्यादा है। तमिलनाडु में तो है नहीं, केरल में तो है नहीं, कर्नाटक में तो है नहीं, तेलंगाना में भी नहीं है, आंध्रा में भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे करके हम कब्जा कर लेंगे 2029 के चुनाव तक। अब यहाँ पर एक सवाल आता है। सवाल ये आता है जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ये सचमुच सीटें बढ़ाने का ही खेल है? हो सकता है क्योंकि इसमें बीजेपी को फायदा है, लेकिन एक और खेल भी है, और वो खेल है नेता रोजगार योजना और ठेकेदार कल्याण योजना। अभी हम इस गंभीर वाले मसले पे भी कुछ जानकारियां रखेंगे कि पूरी दुनिया में इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। बल्कि 2 मिनट में समझ लेते हैं कि कहाँ पर किसको अभी कैसे ये प्रतिनिधित्व कायम रखा जाए। क्योंकि भारत जो है ना, वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, मतलब अलग अलग राज्यों का एक समूह है। ये एक देश है, लेकिन ये देश राज्यों से मिलकर बना है। तो अगर आप देखिए, अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर बटा है कौन सा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। 10 साल में सेंसस होती है और वो राज्यों के बीच में रिलोकेट होती है। ब्रिटेन में पूरी तरह से पॉपुलेशन आधारित है, जर्मनी में पॉपुलेशन आधारित है, यानी फ्रांस में भी पॉपुलेशन आधारित है। सभी जगहों पर जनसंख्या पे आधारित है, लेकिन एक मिनिमम गारंटी भी है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, हमारे राज्यसभा है, उसके अंदर सब राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर है, लेकिन हमारे सिस्टम में वो भी नहीं है। और ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है। अब राज्यसभा, आपका जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं का भी तो सीमांकन होगा। विधानसभाओं में भी तो अब ज़्यादा एमएलए बनेंगे। तो जब ज़्यादा एमएलए बनेंगे तो राज्यसभा में भी उन्हीं के ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये एक पूरी व्यवस्था है जिसको बदलना था, जिसके कारण हमने 50 साल इंतजार किया।
उस 50 साल के इंतजार को नाली में डाल के मोदी जी ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। पर मैं जो कह रहा हूं जनता के नजरिए से, वो ये है कि ये ठेकेदार कल्याण योजना और नेता कल्याण योजना कैसे ऐसे समझिए। देखिए 850 के करीब सांसद होने की बात चल रही है ना, कुल मिला के। अब अभी सीटें जो है उत्तर प्रदेश में जो है कुल मिला के 850 सांसद के आसपास होने की बात चल रही है। और मोदी जी ये भी डर रहे हैं कि भाई 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, अब वो जनगणना हो रही है, इसके नतीजे भी एक आध साल के अंदर आ जाएंगे, है ना, अभी शुरू हुई है। तो भैया जब जनगणना शुरू हो गई तो उसे ख़त्म होने के बाद आप गिन लेते और फिर बना देते आप, ये भी विपक्ष कह रहा है। लेकिन वो बनाएंगे तो मोदी जी की चोरी पकड़ी जाएगी। क्या पकड़ी जाएगी? क्योंकि मोदी जी ने संसद भवन बनाया है। अगर जनगणना हो गई तो इन्होंने 880 के करीब सीटों का जुगाड़ रखा है उसमें, नया वाला जो बनाया अभी। कम से कम भाई संसद भवन बना रहे हो, अगले 100 साल की सोच के तो बनाते। अंग्रेज किस जमाने में बना गए थे, वो अभी तक चल रहा है ना। तो उसकी जगह पे अगर ये नई जनगणना आ गई और ज़्यादा सांसद आ गए तो एडजस्ट नहीं होंगे, बहुत गालियां पड़ेंगी कि ये आपने इतना बड़ा बनाया और ये तो बेकार हो गया। एक तो वो टेंशन। दूसरी बात और समझिए, आप पूरे देश में अलग अलग जगहों पर एक जब सीटें बढ़ाएंगे तो सारे के सारे जो विधानसभा के सदन है, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, महाराष्ट्र में 288 है, बंगाल में 294 हैं, तमिलनाडु में 234 है, कुल मिला के इन सब जगहों पर कहीं से भी जो विधानसभा उसमें लॉक है एकदम, स्पेयर सीट का कंसेप्ट तो है नहीं। तो जितनी सीटें हैं पूरी फुल चल रही हैं। अब क्या होगा कि जब ये कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि एक बड़ी संख्या का विस्फोट हो जाएगा नेताओं के। अब मेरी पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ या मैं कांग्रेस हूँ, मेरे पास बहुत सारे नेता फालतू फुटकर घूम रहे हैं दलाली करते हुए। मैं एक काम करूँगा, इनको सबको जो है टिकट अकड़ दे दूंगा, चलो भाई तुम एमएलए बन जाओ। कोई एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, है ना, तो इन सब लोगों को रोजगार मिलेगा। जब इनको रोजगार मिलेगा तो इनकी पार्टी के जो चंगू मंगू टंगू एंड पंगू हैं उनको भी इनके साथ काम मिल जाएगा घूमने का। क्योंकि आप याद रखिएगा कि हर चीज़ ब्यूरोक्रेसी भी इस चक्कर में रहती है कि जो आईएएस की सीटें बढ़ा दी जाए। जैसे दिल्ली फायर सर्विस का चीफ पहले फायर डिपार्टमेंट से होता था, फिर उन्होंने कहा नहीं यहाँ आईएएस होगा। कई जगहों पे आईएएस बनाते जा रहे हैं वो, ताकि आईएएस को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेशन मिल जाए। इसी तरह से नेता चाहता है। अब नेता को ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी तो हो गई बहुत बड़ी, अब ये जो घूम रहे हैं रोज पीछे पीछे, सर कोई काम दे दीजिए इनको एडजस्ट करने के लिए। तो इनको एडजस्ट करने के लिए जो मोटा मोटा हमने हिसाब लगाया, उस हिसाब से यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये अभी एक्सपेंशन नहीं संभाल पाएंगे। यानी इन राज्यों में नई विधानसभा बनेगी या ये बिल्डिंग नई वाली है, इसमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई ठेकेदार कल्याण योजना देश भर में। देश का कितना पैसा इसमें फूकेगा इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। एक सांसद पे 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा होता है। यानी 200 से 300 सांसद अगर नए जुड़ते हैं तो 400 से 900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। भारत के ऊपर एक बोझ आ जाएगा। और वो बोलेंगे क्या, ये जो नए जुड़ने वाले हैं वो वही बोलेंगे जो मोदी जी के यहाँ से निर्देश होगा, हिलना मत, नहीं हिलेंगे, ये बोल दो, बोल देंगे, यही होगा। क्योंकि आज की तारीख में सांसद अपनी बात तो रखता नहीं, अपनी सीट की बात तो रखता नहीं। इक्का दुक्का मसला शून्य काल में उठा दे तो उठा दे। कई लोग तो मुंह पे टेप लगा के आते हैं और वापस चले जाते थे। गोविंदा, बड़ा विवाद हुआ था। इसी तरह से राज्य के हिसाब से भी देखें तो 1 से 2.5 करोड़ रुपए एक एमएलए का खर्चा है। पूरे देश में 2000 कम से कम नए विधायक जुड़ेंगे, अभी जो व्यापक अनुमान है उसके हिसाब से हम 5000 करोड़ रुपए तक का इस देश के ऊपर एक अतिरिक्त खर्चा पाल रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो एक अपने आप में ये इतने 5000 करोड़ रुपए और सांसदों के 900 करोड़ रुपए हम लोग नए नेताओं को देने जा रहे हैं अपने टैक्स से। मेरे टैक्स के पैसे अब मैं इनको दूंगा 4900 या 5000 करोड़ रुपए हर साल। ये मेरे टैक्स से वसूला जाएगा ताकि इन नेताओं को सुविधाएं दी जा सकें। अभी आपने ये जो हिसाब देखा, ये हिसाब तो सीधे सीधे ऐसे है, लेकिन अगर आप इनके लिए भवन बनेंगे
तो आप देखें तो 1500 करोड़ रुपए के करीब एक राज्य में खर्चा आएगा। अगर बड़े राज्यों के विस्तार के लिए नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ी तो 15,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। नई संसद की बिल्डिंग में 971 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं और एक ही जनगणना के बाद में वो छोटा पड़ने वाला है। अब आप आ जाइए, हर साल में जो चुनावी खर्च होता है प्रति आम चुनाव, वो देश के चुनाव में एक उस पे सीट पे 1 से 3,000 करोड़ रुपए का होता है। यानी 1,000 से 3,000 करोड़ रुपए का चुनाव का खर्चा देश में बढ़ जाएगा। इस देश के ऊपर चुनाव आयोग जो खर्चा करता है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो ये सालाना खर्च होंगे, इन सारे खर्चों को अगर मिलाएं तो 5 साल में 10 से 30,000 करोड़ रुपए का और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च हो जाएगा। यानी ये पूरा मोटा मोटा हिसाब आप मिलाओगे तो ये करीब करीब हज़ारों करोड़ रुपए का काम बैठ रहा है, जो 50,000 करोड़ तक भी जा सकता है। अब आप आइए, इनको स्टाफ कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है? इनको अगर आप देखेंगे तो ये जो एक एक सांसद है उसको एक एक चंगू मंगू तो मिलता ही है। एक सांसद के पास आमतौर पे 5 लोग होते हैं। उसमें एक उसका पीए होता है, निजी सहायक, एक रिसर्च या लेजिस्लेटिव असिस्टेंट होता है, और साथ साथ एक उसको एक आदमी रिसर्च फेलो या एलएमपी वगैरह कुछ भर्ती कर लो, एक ऑफिस का स्टाफ भी मिलता है। और ये सब रिकॉर्ड में है। आप इन सब चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड है, मतलब ये है ना। फिर सांसद की स्टेशनरी छपनी है, चिट्ठी लिखी जानी है, लोग आएंगे चाय पिलाना, 50 चीज़ें हैं। एमएलए को भी 1 से 3 लोग मिलते हैं, जिसमें पीए, लोकल असिस्टेंट और सीमित स्टाफ, लेकिन ये सरकार से मिलता है। इसके अलावा जो अपना घर का काम धंधा छोड़ के इन नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं, उन सब लोगों को भी क्या है जी, ये हमारे नेताजी का विधानसभा प्रतिनिधि है, सांसद जी का विधानसभा प्रतिनिधि है, ये हमारे नेताजी का पार्षद प्रतिनिधि है, ये नेताजी का फलां आदमी है। सब जगह नेताजी अपने अपने 2-2, 4-4 चंगू मंगू कोऑर्डिनेटर लगा के घूमते हैं। यानी एक सीट में नेताजी 500-700 लोगों को और एडजस्ट कर देंगे। लेकिन वो 500-700 लोग जब घर छोड़ के बैठे हुए हैं, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? नेताजी चलाएंगे। नेताजी पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरी आपकी जेब से लाएंगे। और लेकिन नेताजी को बोलना क्या है? वही बोलना है जो मोदी शाह कहेंगे या जो राहुल गांधी कहेंगे। इसके साथ एक अनौपचारिक नेटवर्क है जिसमें छोटे छोटे कार्यकर्ता, 100 से 150 कार्यकर्ता, भाई पन्ना प्रमुख से लेके दहीवड़ा प्रमुख जितने भी होते हैं इनके, ये कहाँ से आते हैं? पन्ना प्रमुख जानते हैं ना आप क्या होता है? आपने नाम तो सुना होगा। वोटर लिस्ट में जो एक पेज होता है, उस पेज का इंचार्ज होता है वो। उसमें अगर 50 आदमी का नाम लिखा हुआ वोटर लिस्ट में एक पेज पे, तो उन 50 लोगों के वो संपर्क में रहना, उनका ध्यान रखना, कौन गया कौन आया वगैरह वगैरह। यानी इतने लेवल पे नेताओं को रोजगार मिलता है। अब आप सोचिए, इसमें बहुत सारे लोग जो एक्टिव लोग हैं, किसी क्षेत्र में 200 से ज़्यादा हो सकते हैं। यानी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, बूथ प्रभारी, स्थानीय नेता, ठेकेदार, समाजसेवी, यूनियन लीडर टाइप के, और सोशल मीडिया, आईटी टीम, और सिफारिश और जनसंपर्क संभालने वाले लोग। कौन? भाई नेताजी चला हमारा काम करा दो, ये करा दो, ये सब लोग। अब आप तो सोशल मीडिया सेल सारे नेता रखने लगे हैं, 4-4, 6-6 लोग उसी में रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो खर्चा है नेता बढ़ने के साथ ही, क्योंकि कम से कम 1.5 गुने नेता बढ़ जाएंगे। अगर आज 550 हैं तो कम से कम समझिए 300 और बढ़ जाए, कम से कम कह रहा हूं मैं ये। और अभी तक के हिसाब जो लोगों ने लगाया अनुमान, वो तो 400 के आसपास जाने वाला है। और ये हर 10 साल में बढ़ते जाएंगे। तो नेतागिरी एक ऐसा रोजगार हो जाएगा जिसमें ज्यादा सक्सेस रेट होगी। अभी क्या है, नेतागिरी में सक्सेस रेट कम है। आप नेता बन जाते हो। आज माननीय विधायक जी के साथ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करके एक फोटो आता है सोशल मीडिया पे, है ना, युवा नेता फलां फलां। तो लेकिन ये जो युवा नेता ऐसी चमक के कलफ का कुर्ता डाल के घूमते रहते हैं, लोग इनको नमस्ते करते हैं, इसी में खुश रहते हैं। लेकिन इनको कुछ मिलने लगेगा, और ये मिलेगा कहाँ से? मेरे पास से। क्योंकि अगर अलग ज़्यादा चुनाव होंगे, ज़्यादा रैलियां होंगी, जनता की शिकायतें लेने के लिए ज़्यादा लोग होंगे, पुलिस अफसर ठेकेदार से लिंक बनाने वाला नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बूथ मैनेजमेंट होगा, कुल मिला के ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो एक बड़ा डाटाबेस होगा। और एक सांसद कम से कम अनौपचारिक, औपचारिक तो 4-5 लोग हैं, जो नंबर 2 में होंगे, जो रिकॉर्ड पे नहीं होंगे, वो 200 से 300 लोग रखेगा, और एक विधायक 100 से ज़्यादा। और ये सीटें जो बढ़ती हैं तो ये पूरा बोझ मेरे सर पे पड़ेगा।
तो आप अगर इस पूरे गणित को समझेंगे तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगी कि ये सीटें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए ये इतने सारे चुन के संसद में गए, तो संसद में करेंगे क्या? अभी तो टाइम मिलता नहीं है। माननीय सदस्य आपका टाइम खत्म हो गया, माननीय सदस्य आपका टाइम खत्म हो गया, माननीय सदस्य जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। अबे अभी से माननीय सदस्य बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, सब उसको चुप करा देते हो, पूरा नहीं टाइम नहीं है, और टाइम तो 24 घंटे ही रहेगा, और आप 850 लोग कर ले रहे हो 550 की तरह जगह। तो माननीय सदस्य जो जाएंगे चुन के, वो निश्चित तौर पे जो आज 550 लोग बोल रहे हैं उनमें से कोई चुप रहेगा, तभी तो नए वाले बोलेंगे। 24 घंटे का टाइम तो उतना ही रहेगा, जितनी देर सदन की बैठक होनी है उतनी होगी। तो जो सदस्य हैं उनमें से इफेक्टिवली बोलेंगे उतने ही जितने आज बोल रहे हैं, बाकी चुप बैठेंगे वहां जाके। मतलब वो जो वहां जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं, और उस हाजिरी के बदले में हमारा देश, हम सब बहुत बड़ी रकम खर्च करने वाले हैं, हजारों करोड़ रुपए की, जिसके लिए वो गरीब आदमी भी खर्च करेगा, सब खर्च करेंगे। जिसका उससे होगा क्या? पार्टी के नेताओं को, युवा नेता, ये नेता, सक्रिय नेता, अल्पसंख्यक नेता, महिला नेत्री, इन सब लोगों को, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अभी सरकारी वरकारी बोर्ड भी होते हैं, फिर उसमें कई जिला स्तर के वो भी कई सारे बोर्ड होते हैं, लोकसभा स्तर के, कई कोऑपरेटिव बैंक टाइप में भी होते हैं, बहुत सारे लोग घुसेंगे उसमें। तो इस देश में रोजगार मिल नहीं रहा आम आदमी को, नेताओं को माल चाहिए और रोजगार चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो आप सोचिए कि वहाँ संसद में क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है आदमियों के जाने से। ये आदमी जाके कौन सी नई मांग उठा देंगे? हमीरपुर का विधायक आएगा, वो हमीरपुर की बात नहीं करेगा। तिरुवनंतपुरम का विधायक आएगा, वो तिरुवनंतपुरम की बात नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो पार्टी जो कहेगी वो बोलना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये जो नेता हैं, जब आज नहीं बोल पा रहे हैं और आगे और नहीं बोल पाएंगे, तो ये पार्टी की जो लीडरशिप है ना, उसके चरणों में पड़े होंगे, मालिक 2 शब्द बोल लेने दो। गुलामी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आपका सांसद जो होगा गुलाम हो जाएगा। भाई राघव चड्ढा को अभी कह दिया ना आम आदमी पार्टी ने कि ये नहीं बोलेंगे हमारी तरफ से, तो राघव चड्ढा को तो ऑफिशियली कह दिया, उस तरह से कह दिया, लेकिन बाद में तो सांसद ज़्यादा होंगे, बोलने का समय कम होगा, बोलने का मौका कम मिलेगा, और दब के रहेगा वो, क्योंकि चुन के आया, उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। वैसे भी उसको बोलना है तो क्या बोलना है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना के गए थे, उस संविधान की मूल धारणा पार्टीलेस सिस्टम वाली थी। उसमें पार्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। फिर पार्टी कांग्रेस पार्टी आई, उसको लगा कि चीज़ों को व्यवस्थित रखना ज़रूरी है, देश को दिशा देनी ज़रूरी है, ये सब उन्होंने कहा और सबको अपने साथ जोड़ लिया और सबको पार्टी बना के पार्टी बढ़ाते चले गए। फिर धीरे धीरे कई दूसरी शक्तियाँ उभरी, उन्होंने कहा भाई हमारी भी पार्टी, हमारी भी पार्टी। अब आपकी आज की सिचुएशन ये है कि आप अगर अकेले हैं तो ज़्यादा ख़राब हालत में हैं, और किसी पार्टी में है तो ज़्यादा ख़राब हालत में और भी हैं, क्योंकि तब तो आपको कोई सुनेगा ही नहीं, आपको केवल सलाम दे जाना है। तो या तो आप गुंडे, अपराधी, बदमाश टाइप के हो, लुच्चे हो, आपके ऊपर 100 मुकदमे चल रहे हैं, तो आप किसी पार्टी में जाओगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये वॉशिंग मशीन का आरोप आज लगता है, भाई माफ़ करना, ये आरोप पहले भी लगे हैं। जो अपराधी लोग, गुंडे लोग आज जो इकट्ठे हो रहे हैं एक पार्टी में, कभी इमरजेंसी के टाइम पे संजय गांधी के पीछे पीछे घुमा करते थे। तो जहां पावर होती है वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा, इन लोगों को तो मिल जाएगा सारे लोगों को पावर में प्रतिनिधित्व। तो उसके बीच भी एक चीज़ समझ के चलिए कि जो पार्टी है वो आज भी छोटी पार्टी ज़्यादा सुखी है। जिस पार्टी का अपना रामदास अठावले टाइप की एक सीट बनी रहेगी तो वो स्वतंत्र है, अभी मैं इसको वोट दूं या मैं इसको वोट दूं। जैसी सरकार अल्पमत में आती है तो किसकी ज़्यादा धौंस चलती है? जिस पार्टी के 4 एमएलए या 2 एमएलए हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी के तो मेजोरिटी तोड़ने पड़ेंगे। 100 एमएलए तो 51 तोड़ने पड़ेंगे। ये 2 वाला है, इसको धीरे से कहेंगे भाई आजा यार, तेरे को अटैची भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है भाई, है ना। जैसे वो एक आदमी है, वो राम मंदिर, उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था बंगाल में, वहाँ पे राम मंदिर बनाने जा रहा था, बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा था। वो पता चला कि वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, वो स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया लोगों ने कि वो बीजेपी के लिए बाबरी मस्जिद का मसला उठा रहा है, पैसे खा गया 1000 करोड़, ऐसा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया था। तो सीधे सीधे ये एक फालतू का खर्चा है, फालतू का सिरदर्द है हम सबके लिए। महिलाओं को आपको प्रतिनिधित्व देना, आपने महिलाओं का कह दिया है, देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बल्कि 33% को आधा देना चाहिए।
तो भाई अगर आप दे रहे हो तो आप दे दो उनको, अभी दे दो भाई। पावर तो उनके पास उतनी रहेगी, 1/3। वो 1000 सीटों में 1/3 रहे या 500 सीटों में, बल्कि 1000 सीटों में जब वो जाएंगी तो उनको बोलने नहीं दोगे। क्योंकि आज भी जो चुन के आती हैं वो रामवती पत्नी रामदयाल चुन के आई हैं। रामदयाल जी उनका सारा कामकाज देखते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कामकाज देखते हैं, वो सिंबॉलिक चुन गई हैं। वही दफ्तर में बैठ के देखते हैं। वही रामदयाल जी जो है, यहाँ तक कि एक जगह मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर साहब को भगाना पड़ा। वो नगर पालिका की बैठक में जो चुन के पार्षद आई थी, उन पार्षदों की जगह उनके पति आ गए मीटिंग में भाग लेने। उन्हें भाई तुम क्यों आए हो? बोले पार्षद पति हैं, ये विधायक पति हैं। एक नया पद बन गया हिंदुस्तान में। उन्होंने भागी यहाँ से, जो चुन के आई हैं वही पार्षद बैठेंगे यहाँ पे। वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही हैं, कुछ ही नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे महिला प्रतिनिधित्व आएगा तो वो भी खतरनाक है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उसके लिए पहले महिलाओं के पक्ष में तो वातावरण बनाइए। महिला आयोग की अध्यक्ष एक बाबा जी के साथ अजीबोगरीब हालत में पकड़ी जाती है, क्या कहिएगा। बहरहाल ये जो पूरा सीमांकन हो रहा है, इसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हो रहा है बीजेपी की पावर बढ़ाने के लिए हो रहा है। लेकिन उससे भी बुरी बात ये है, आज बीजेपी इन राज्यों में हो सकता है कल ना रहे, लेकिन ये हमारी जेब काटने के लिए हो रहा है। नेता कल्याण योजना है और ठेकेदार कल्याण योजना है। ठेकेदारों को नई नई विधानसभाएं वगैरह वगैरह बनाने को मिलेंगी, खूब एक्सपेंशन को मिलेगा, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। और दूसरी तरफ से ये जितने अंगू चंगू मंगू जो झंडा लगा के स्कॉर्पियो में और वो फॉर्च्यूनर में कलफ का कुर्ता पहन के हड़काते हुए घूमते हैं, आपको इनको और पावर मिल जाएगी, आपको और जोर से हड़काएंगे और आप ही के पैसे से। तो ये देश उस दिशा में जा रहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो बिल संसद में आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।